आभार। आर्या जी, एक भजन आपका हो जाए दया जी। ओम। ओम। एक राष्ट्रीय वैदिक प्रार्थना का भावार्थ। जी। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हो, धुरंधर वीर वर योधा महारथियों का वर्णन हो। प्रशासक दुष्ट खलनायक महाबलवान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। असवर बैल बलशाली दुधारू स्वस्थ गौएं हों, विजेता वीर वर योधा सुगढ़ गृहिणियों घर वाली, घरों में सभ्यता वाले युवा यजमान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहें वही बादल बरस जाएं, जहाँ जिस वक्त हम चाहें वही बादल बरस जाएं, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहें वही बादल बरस जाएं, फलों से युक्त औषधियां जहाँ चाहे सरस जाएं, सदा निरोग रहने के सभी सामान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। हमें वह प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी जरूरत हो, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो। पथिक स्वाध्याय संध्या का हमें सद्ज्ञान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। इसी स्पीड के साथ में ईश्वर देवी जी, और जैसे ही वो आ जाएंगे मैं तुरंत आपको अनम्यूट कर दूंगा। सर नमस्ते। हाँ। पहले पता प्रोग्राम ऑन ही नहीं हो रहा था, आपने बार बार नाम भी लगा लिया, ऑन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, अब हो गया। योगेश भारद्वाज जी जैसे ही आ जाएंगे हम आपको अनम्यूट कर देंगे, इसलिए समय का बस अब नहीं हो पाएगा, बस बस खत्म। ओके ओके। सम्मानित योगेश भारद्वाज जी आ चुके हैं और हमें समय पर कार्यक्रम शुरू करना है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं ईश्वर देवी जी से। अदिति जी, टाइम हो चुका है, अब बेटा आपका भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगेश भारद्वाज जी के पास 1 मिनट का समय है और ठीक 8 बजे कार्यक्रम शुरू करना है। आइए सम्मानित योगेश भारद्वाज जी, आइए। सम्मानित योगेश भारद्वाज जी आइए। हाँ नमस्ते। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए। जी मैं 2 मिनट दूंगा केवल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी 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 2 मिनट चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय है। अदिति बेटा आ जाओ। अदिति आ जाओ। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। कण कण में तू समाया, तेरी ही सब में छाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम
सभी का सहारा है। सुखमय संसार बनाया, वेदों का है ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में आया प्रथम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सभी का सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। धन्यवाद। विकास मारू जी, आपका स्वागत है। योगेश भारद्वाज जी आइए। अखिलेश सिंह जी, प्रोफेसर साहब हमारे बीच में मैनपुरी से जुड़ गए हैं। विकास मारू जी राजस्थान से हमारे संपादक महोदय जी हैं। योगेश भारद्वाज जी। लखनलाल जी 1 मिनट और लग रहा है मुझे, एक सेटिंग करने में ना। हाँ वो दूसरा वो कोई मेरा बात जो नहीं, सेटिंग कर लीजिए। जब सेटिंग हो जाए हमें आप बता दीजिए। ईश्वर देवी जी आइए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। जग पिता जग प्रभु मुझे अपने नाम का ज्ञान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करूं, तेरा नाम ही मैं जपा करूं, तेरा नाम गान सुना करूं। यही सोच दो, यही ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले मुझे, धैर्य शक्ति बल मिले, जो मिले विचार अटल मिले। मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, हे जग पिताए जग प्रभु। मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मुझे वैर भाव से आर हो। मेरा हर किसी से प्यार हो, मेरा हर किसी से प्यार हो। मुझे ऐसा प्रेम महान दो, हे जग पिताए जग प्रभु। मैं अपने मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम में आ सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दो, हे जग पिताए जग प्रभु। मुझे अपने नाम का ज्ञान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंग तरंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से योगेश जग भारद्वाज जी आप रेडी रहें।
हे जग प्रभु। धन्यवाद आपका बहुत सम्मानित बहुत। योगेश भारद्वाज जी, अगर कंप्लीट हो गया हो, अखिलेश सिंह जी, विकास मारू जी जो राजस्थान से संपादक हैं सैन संकल्प पत्रिका के, उनका स्वागत है। अखिलेश सिंह जी जो हमारे प्रोफेसर हैं इटावा में, मैनपुरी से, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं। योगेश अखिलेश जी नमस्ते कर लीजिए। विकास भाई मारू जी नमस्ते। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, दोनों नमस्ते। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अखिलेश बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे इटावा मैनपुरी से, भाई विकास मारू जी सैन संकल्प पत्रिका के संपादक राजस्थान से, आप दोनों महानुभावों का स्वागत है। हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता सम्मानित योगेश भारद्वाज जी, एक सेटिंग हल्की सी चल रही है उनकी, गूगल मीट पे भी वो प्रोग्राम देना चाहते हैं साथ साथ में। विषय यही है, राष्ट्र की वर्तमान दशा, राष्ट्र की क्या वर्तमान दशा है, इसी विषय को लेकर के वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तो योगेश जी से मेरा निवेदन है कि जैसे ही आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, आप बिना उसके बोलना प्रारंभ कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम किसी को जब तक 2 मिनट के लिए बुला दे, आप कहें तो। नहीं, ठीक है लखनलाल जी, मैं शुरू करता हूँ। असल में ये दोनों काम इकट्ठे चल नहीं पाए तो मैंने गूगल मीट को वहां स्थगित कर दिया है। हालांकि वहाँ संख्या थोड़ा सा समस्या हो गई, वहाँ संख्या थोड़ी ज्यादा थी तो उन लोगों को थोड़ा शायद बुरा तो लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। लगभग 200-250 की संख्या थी वहाँ, कोई बात नहीं। पर आपने ये इसे छोड़ना ठीक नहीं था। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं और मैं आज का विषय प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब सभी भद्र पुरुषों को, माताओं को, यहाँ जो मेरे अग्रज हैं, अनुभव और विद्या के मुझसे धनी विद्वान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे विद्वान जो मुझसे बहुत बड़े हुए हैं और विद्या के बहुत धनी हैं, उन सबको चरण स्पर्श करता हूँ। और आइए आज के विषय की ओर बढ़ता हूँ। आज का जो विषय है, वो हमारा विषय था आज का, राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां। आइए राष्ट्र की वर्तमान डॉक्टर राकेश कुमार जी आर, इतिहासकार भी हमारे बीच में जुड़े हुए, उनका स्वागत है। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार। योगेश भारद्वाज जी आपका अनम्यूट हो गया, उसको कर लीजिए। नेट भी कमजोर है आज आपका। हाँ हो गया, आई आवाज आने लगी। हाँ जी 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 लखनलाल जी। तो हमारा आज का विषय जो था, वो आज का विषय हमारा है कि राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। पर मैं राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजों की ओर लेकर जाऊंगा। पहले कुछ ऐसी चीजें, जो चीजें विशेष रूप से आवश्यक हैं कि इन्हें समझना बहुत जरूरी है, तो वो चीजें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति तो हम तब समझेंगे जबकि हम पहले राष्ट्र को समझते हों। एक बड़ा विषय हमारे बीच में यह है कि हम राष्ट्र को वास्तव में समझते हैं या नहीं समझते हैं। राष्ट्र क्या है? लोग समझते हैं शायद राष्ट्र इस जो भारत देश है, इस भारत देश में जो वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र की जो परिभाषा कही जाती है, उसे ही लोगों ने राष्ट्र समझ लिया है। लेकिन क्या वो वास्तव में राष्ट्र है? क्या वो वास्तव में इसे ही राष्ट्र कहते हैं? और राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है, ये हम लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। लखनलाल जी, एक निवेदन करूंगा आपसे, इस जूम मीटिंग का जो लिंक है वो हमने वहां गूगल मीट वालों लोगों में पहुंचा दिया है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ एंटर करना चाहें तो उन्हें अनुमति दे दीजिएगा। का स्वागत है। जी जी जी। हाँ हाँ, जो लोग आएंगे उन्हें अनुमति दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है। मैं एक बहुत बड़ा संगठन इस देश में चलता है, मतलब बहुत बड़ा चलता है। वो कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो मैं उनके एक वर्ग में गया और वर्ग में जाने पर मुझे पता चला
कि ये राष्ट्र के संबंध में चल रहा है। उस 7 दिन का वर्ग था, मेरी युवावस्था थी, और जब वो समाप्त हुआ मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये जो आपने मुझे 7 दिन में पढ़ाया राष्ट्र, ये राष्ट्र और देश में वास्तव में अंतर क्या है और राष्ट्र किसे कहते हैं। मैं राष्ट्रभक्ति तो तब करूं ना जब आप मुझे ये बताएं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, वहां इतने सारे लोग थे, लगभग 700 लोग थे, लेकिन मुझे कोई ये नहीं बता पाया कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या है, राष्ट्र और देश का वास्तविक अंतर क्या है। यह अंतर कोई मुझे बता नहीं पाया। ये परिस्थिति वहां घटी, वो राष्ट्र और देश को नहीं जानते। अब विचार करने की बात यह है कि क्या हम राष्ट्र को जानते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़े राजनेता, एक बहुत बड़ी पार्टी के शिखर पर बैठे हुए नेता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वो देश के बारे में बोले कि ये तो यूनियन ऑफ टेरिटरीज है, ये देश नहीं है, बल्कि ये तो राज्यों का संघ है, हम इसे देश नहीं कह सकते। वो तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा, एक आईपीएस वहां मौजूद थे, उन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने उन्हें राष्ट्र की वास्तविक परिभाषाओं से भी अवगत कराने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने राष्ट्र को नेशन और किंगडम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो फंसे नहीं और उन्होंने समझाया। आइए मैं आज आपके बीच में साझा करता हूं कि राष्ट्र की वास्तविक परिभाषा क्या है। आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र की वास्तविक परिभाषा को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें ये जो परिभाषा है ये पूरी तरह सार्वभौमिक परिभाषा है। सार्वभौमिक मतलब संसार में कोई नकार नहीं सकता, कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश, कोई किसी और देश का निवासी नकार नहीं सकता, वो मानेगा कि हाँ राष्ट्र की परिभाषा यही है। आइए देखते हैं क्या है राष्ट्र की परिभाषा। देखिए, किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 3 घटकों की जरूरत होती है। वैसे 4 घटकों की जरूरत होती है, लेकिन पहले 3 बताऊंगा, चौथा बाद में बताऊंगा। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 3 घटकों की जरूरत होती है। उनमें सबसे पहला घटक होता है जमीन। अगर किसी राष्ट्र के पास जमीन ना हो, भूमि ना हो, तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को पहली प्राथमिकता जो है वो चाहिए कि उसके पास अपनी जमीन हो, अपनी भूमि हो। भूमि होगी तो राष्ट्र बस सकेगा। बसेगा किस पर जबकि भूमि ही नहीं है। और इसका एक उदाहरण हमारे पास बहुत अच्छा है कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी और उसके आसपास के उन विजित क्षेत्रों में जो उसने जीत डाले थे, वहां ईसाइयों का भयंकर, माफ कीजिए, यहूदियों का भयंकर नरसंहार किया, तो यहूदियों को अपना अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। यहूदी इतस्ततः भागते रहे, इधर से उधर भटकते रहे, जिनमें एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टीन का, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्हें भी जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा था अमेरिका, और वो अमेरिका जाकर रहे थे, वहीं उन्होंने अपना बाकी का जीवन बिताया। यहूदी चारों ओर भटकते रहे, और यहूदियों के पास रहने के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी तो यहूदियों का कोई राष्ट्र भी नहीं था। इसका मतलब यह है, जब तक भूमि नहीं होगी तब तक राष्ट्र नहीं हो सकता। दूसरा घटक है भूमि हो, लेकिन भूमि पर रहने वाले लोग न हो तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। भूमि तो हो पर भूमि पर रहने वाले लोग भी तो होने चाहिए। पॉपुलेशन, एक जनसांख्यिकी हो, एक डेमोग्राफिक पोजीशन हो उसकी, कि इस पर इतने लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तब तक वो राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक ये दूसरा घटक उसमें शामिल ना हो जाए। दूसरा घटक उसमें, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां भूमि पड़ी है बहुत सारी, लेकिन कोई राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर रहने वाले लोग मौजूद नहीं। अगर लोग मौजूद नहीं होंगे तो कैसे राष्ट्र हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। राष्ट्र होने के लिए भूमि के साथ साथ लोगों का होना जरूरी है। तीसरा घटक है इन लोगों का, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। ये वो लोग हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं। आप कंटिन्यू रखिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा घटक जो है वो घटक ये है कि ये जो लोग, जिन्हें मैं दूसरा घटक कह रहा हूं, इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक भी हो। अगर इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक नहीं होगा तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। इसका उदाहरण हमारा अपना देश है। आज से 90-100 साल पहले इस देश में ईसाइयों और मुसलमानों का शासन था। जमीन हमारी थी, लोग हमारे थे, लेकिन इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। मालिकाना हक या तो ईसाइयों का था या तो मुसलमानों का था, और उस दशा में ये दोनों चीजें होते हुए भी राष्ट्र नहीं था। यानी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहली भूमि, दूसरा भूमि पर रहने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। 3 चीजों से मिलकर किसी राष्ट्र का शरीर बनता है।
लेकिन याद रखिए ये शरीर निष्प्राण है जब तक इसमें जीवात्मा ना हो, जब तक इसमें चैतन्य ना हो, जब तक इसमें चेतना ना हो। चेतना होगी तो ये राष्ट्र बन सकता है। अब इस राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए चेतना की जरूरत है। तो किसी राष्ट्र की चेतना होती है उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र की जो पारंपरिक संस्कृति है, वो संस्कृति जब राष्ट्र में अनुप्राणित होती है तब जाकर राष्ट्र जीवंत हो उठता है। वो राष्ट्र तब तक मृत प्राय है जब तक उसमें संस्कृति ना हो। अब यहां इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। किसी राष्ट्र को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों के जिंदा रहने की जरूरत है। पहला, अगर जमीन के होने की जरूरत है। अगर जमीन खतरे में है तो आपका देश खतरे में है। इसी जमीन को संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। और भूमि, राष्ट्र में और देश में यही अंतर है कि देश केवल भूमि नाम का घटक है, जबकि राष्ट्र इन 4 घटकों का नाम है। देश तो किसी जगह को कहते हैं, जैसे उपासना में भी कहते हैं ना, शरीर के किसी एक देश में मन को टिका कर। तो ऐसे ही किसी जगह का नाम जो है वो देश है। तो भूमि जो है, भूमि को देश कहते हैं। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे पहले उसके पास देश यानी भूमि का होना जरूरी है। और अगर उसका देश यानी उसकी भूमि यानी उसकी जमीन अगर ये खतरे में है तो आपका देश खतरे में। दूसरी चीज है लोग। अगर आपकी जनसांख्यिकी खतरे में है तो भी आप खतरे में हैं, आपका राष्ट्र खतरे में है। तीसरा, इन लोगों का अगर जमीन पर मालिकाना हक खतरे में है तो भी आपका देश नहीं बचेगा, बर्बाद होगा। और चौथी सबसे बड़ी चीज है, ये तीनों चीज आपकी मौजूद रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन अगर उस देश में उस देश की संस्कृति ना हो, संस्कृति निकल जाए, तो आप समझिए जैसे जीवात्मा निकल जाने पर शरीर निष्प्राण होकर मरा हुआ रह जाता है, उसी तरह ये भी निष्प्राण होकर मरा हुआ रह जाएगा। यह राष्ट्र पूरी तरह निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 4 घटकों की जरूरत है। और इन 4 घटकों की सुरक्षा करने की जरूरत उसके नागरिकों को है। यदि उसके नागरिक इन 4 घटकों की रक्षा नहीं करते तो फिर वो अपने राष्ट्र को बचा नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई राष्ट्र के संबंध में कि राष्ट्र के 4 घटक होते हैं, इन 4 घटकों से मिलकर राष्ट्र बनता है। अब बात करते हैं कि भारत क्या एक राष्ट्र है? इन घटकों के आधार पर क्या भारत एक राष्ट्र है? तो हम विचार करते हैं कि भारत के पास कितनी जमीन है। क्या भारत के पास अपनी कोई जमीन है? तो हाँ, है ना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात का जो अंतिम क्षेत्र पड़ता है जिसे कच्छ बोलते हैं, वहां से लेकर और 7 सिस्टर्स के जो प्रदेश कहे जाते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि, इनका जो आखिरी क्षेत्र है जिसे कच्छार बोलते हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार। यानी अब इसे कश्मीर को थोड़ा बदल देना चाहिए क्योंकि राज्यों का विभाजन अलग कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो कहना चाहिए लद्दाख से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, इन 4 बिंदुओं के बीच का भूभाग हमारे पास जमीन है। तो एक घटक पूरा। दूसरा घटक, क्या भारत के पास अपनी पॉपुलेशन है? तो भैया इतनी पॉपुलेशन दुनिया में किसी के पास है ही नहीं जितनी हमारे पास पॉपुलेशन है। तो दूसरा घटक पूरा। तीसरा घटक, क्या हमारे पास इस जमीन का मालिकाना हक है? हाँ है। कौन इसका मालिक है? हमारे सिवाय इसका मालिक कोई है नहीं, तो ये जमीन हमारी है। तो फिर ये तीसरा घटक भी पूरा हो गया। अब चौथा घटक, क्या भारत की कोई प्राचीन ट्रेडिशनल अपनी संस्कृति है? बिल्कुल है। भारत एक प्राचीन देश है जिसे भारत होने से पहले आर्यवर्त कहा जाता था। और इस आर्यवर्त की संस्कृति है वैदिक संस्कृति। और ये वैदिक संस्कृति वो संस्कृति है जो संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति है। इस प्राचीन संस्कृति के बराबर की कोई संस्कृति प्राचीन नहीं। चारों घटक पूरे हो गए, इसका मतलब भारत एक राष्ट्र है। साबित होता है कि भारत एक राष्ट्र है। अपने अपने देश का वे लोग आकलन करें, हम अपने देश का आकलन करते हैं। अब बात आती है क्या देश हमारा है? देश हमारा है या नहीं है? अब बात यह आती है कि हमें साबित करना पड़ेगा कि देश हमारा है। कैसे साबित करें कि देश हमारा है? कौन सा तरीका है जिससे हम साबित करें कि देश हमारा है? अगर हम साबित ही नहीं कर पाए कि देश हमारा है, तब सोचिए तब भी कितनी भारी हानि हो जाएगी। देश अपना होते हुए भी हम उस देश को अगर तो क्या करें, कैसे करें देश को साबित अपना? अब देखिए, साबित करने का तरीका हो सकता है। हमारे पास क्या कागज है जिससे हम साबित करें कि देश हमारा है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास ऐसे कई सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या और इसके अलावा आदमियों के पास आपसे भी लखन लाल जी, हाँ जी, वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात
नहीं डिस्टरबेंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे जी। कि अभी मैं विषय ले रहा हूँ, बहुत मीठा लग रहा हूँ, प्यारा लग रहा हूँ, विषय बहुत खतरनाक स्थिति में आएगा, तो आपकी लाइव स्ट्रीम जो है उस पर सावधानी रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी होगी तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि विषय थोड़ा सा ऐसे क्षेत्रों में जाएगा जो लाइव स्ट्रीम के कारण परेशान कर सकते हैं, ठीक है। देश हमारा है, कैसे साबित है कि देश हमारा है? वोटर आईडी से साबित नहीं होता, राशन कार्ड से साबित नहीं होता, आधार कार्ड से साबित नहीं होता, बैंक अकाउंट से साबित नहीं होता, देश हमारा कैसे है? क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें तो आतंकवादियों के पास कहीं कहीं, देश कैसे साबित होगा कि देश हमारा है? तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि देश हमारा कैसे है, इसके प्रमाण देता हूँ। अच्छा, ये जो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे प्रमाण नहीं है, मेरे मौलिक प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण मैंने कुछ विद्वानों को पढ़ा है और वहीं से मैंने इन प्रमाणों को लिया है। मैं इन प्रमाणों में सबसे बड़ी साक्षी जिनकी मानता हूं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के पहले राष्ट्रपति रहे। एक दूसरे थे जो राष्ट्रपति रहे हैं, पंडित रामधारी सिंह दिनकर। पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी है भारतीय संस्कृति। और इसके अलावा एक और महान नाम है जिन्हें मैं विशेष रूप से यहाँ कोट करना चाहूंगा, या यूं कहूं कि जिन्होंने इन दोनों विद्वानों की दी हुई परिभाषाओं को एक निश्चित सीमांकन करके, सूत्रबद्ध करके हमें ठीक ठीक प्रमाण तक लेकर गए हैं, और वो हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर। ये नाम बहुत चर्चित नाम है, आजकल तो बड़ा चर्चित नाम है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीर विनायक दामोदर सावरकर को भगोड़ा, चोर, कायर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपसे निसंदेह होकर कहता हूं कि यदि आप साहस को पर्सोनिफाई करना चाहें, यदि आप वीरता को उसका व्यक्तिकरण करना चाहें, तो वो वीर विनायक दामोदर सावरकर के सिवा कुछ नहीं है। वीर विनायक दामोदर को देते हैं कि किसी देते हैं कि जो आदमी किसी देश के संबंध में शर्त पूरी देता है, वो व्यक्ति उस देश का नागरिक हो जाता है, उस देश का प्रमाणित हो जाता है कि वो जमीन उसकी है, वो देश उसका है। अब ये कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 6 शर्त। इनमें पहली शर्त है ये देश जो है उसकी मातृभूमि होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये उसकी पितृभूमि होना चाहिए। तीसरी शर्त है ये उसकी पैतृक भूमि होना चाहिए। चौथी शर्त है ये उसकी कर्म भूमि होना चाहिए। और 5वीं शर्त है ये उसकी जन्मभूमि होना चाहिए। माफ कीजिए, चौथी जन्मभूमि और 5वीं कर्म भूमि है। ऐसे 5 शर्तें हो गई। छठी शर्त बाद में बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले 5 शर्तें आप समझ लीजिए। ये 5 शर्तें समझ, छठी तभी समझ में आएगी। पहली शर्त मातृभूमि। अब मातृभूमि हमारी है या नहीं है, इस बात को समझ लेते हैं। अपने देश के संबंध में हम ये जांच लेते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है कि नहीं है, या हमारी मातृभूमि होने के लायक है कि नहीं ये देश। इस देश को अपनी मातृभूमि कहने के लायक है या नहीं। अच्छा, ये मैं आपको सरकारी तथ्यों पर प्रमाण दे रहा हूं। कोई भी सरकारी कोर्ट में खड़े होकर बहस कर सकते हैं, ऐसा तथ्य आपको दे रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, जूम में उत्तर देने की सुविधा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप मन में सोचिएगा, उत्तर मैं ही दे लूंगा अपने आप से। आप ये सोचिए, आपकी जो जमीन है, खेत जो गांव में पड़े हुए हैं आपके, आप बहुत सारे लोगों के खेत होंगे गांव में, बहुत सारे लोग आप में से स्वयं किसान होंगे, तो मुझे ये बताइए, आज नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा आचार्य योगेश भारद्वाज जी का। हम देख रहे हैं नेट उनका कमजोर है, और ऑनलाइन कार्यक्रम देने के लिए जो है नेट हमेशा बचा करके हमें रखना चाहिए। वो आज कमजोर हो गया उनका नेट। मेरा जी, आपकी आवाज इसलिए कट रही है। और पुलिस की असल में मैं ऐसी जगह हूँ कि जहाँ नेट है। हाँ, तो वह उसी वजह से उस पे लिखा आ रहा है योगेश भारद्वाज नेटवर्क विंडो इज लो। जी, अभी भी लो है ये? हाँ, नहीं बोलिए, आप बोलिए,
लो से ही काम चला रहा है, शुरू से ही लो से काम चला रहे हैं। मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ, वीडियो बंद कर लेता हाँ, हूँ लखनलाल जी। कर लीजिए वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि कैसे साबित करेंगे हम कि देश ये हमारा है, और ये देश जो है साबित करना है हमें कि हमारा है। तो उसमें सबसे पहला जो पहली शर्त है, वीर विनायक दामोदर सावरकर जो कहते हैं मातृभूमि, क्या ये जमीन मेरी माँ की भूमि है। इसके लिए मैंने आपको खेती बाड़ी का एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए ये जो जमीन है जो हमारी खेत में पड़ी है, गांव में पड़ी है, इसका हमारे पास कोई कागज नहीं होता, लेकिन जानते हैं एक रिकॉर्ड होता है। कहाँ होता है? तहसील में। तहसील में एक रिकॉर्ड होता है कि राम स्वरूप के 4 बच्चे हैं, और ये जो 4 बच्चे राम स्वरूप के हैं, इन चारों बच्चों के नाम राम स्वरूप के मरने के बाद उसकी 100 बीघा जमीन बट जाती है, 25-25 बीघा जमीन उसकी 4 बच्चों के नाम चली जाती है। और ये इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन हमारे माता पिताओं से हमारे नाम उतरती चली आई है। इसका कोई बहनामा, कोई सरकारी कागज उस तरह का दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि ये पिता से हमारे नाम उतरती चली आई है, माता से हमारे नाम उतरती चली आई है। इस तरह ये जमीन हमारी हो जाती है। अब सोचिए, ये जो देश है, जिस देश में आप रह रहे हैं, इस आपकी माँ कहाँ पैदा हुई? इसी देश में, और उसकी माँ इसी देश में, और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, हम सबकी माओं की माएं इसी देश में पैदा होती चली आई हैं। इसीलिए ये हमारी माँ की जमीन है, और हमारी माँ की जमीन होने से ये हमारी मातृभूमि है। संसार में इस तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये जो तथ्य मैंने आपको दिया है ये सरकारी आधार पर दिया है। तहसील इसी आधार पर आपकी जमीन को आपकी माँ की जमीन मानती है। और ठीक इसी तरह ये जो जमीन है, इस जमीन पर आपके पिता पैदा हुए, और उनके पिता भी इसी पर पैदा हुए, और उनके पिता भी इसी पर पैदा हुए, और इस तरह हम सबके पिताओं के पिता इसी जमीन पर पैदा होते चले आए हैं। इसलिए ये हमारे पिताओं के नाम से हमारे नाम पर उतरती चली आई। सो ये हमारे पिता की जमीन है, और हमारे पिता की जमीन होने से हमारी पितृभूमि है। 2 बातें मैंने बताई, पहले ध्यान से सुन लीजिए। माँ की भूमि होने से मातृभूमि है, और पिता की भूमि होने से पितृभूमि है, और माता पिता दोनों की भूमि होने से ये हमारी पैतृक भूमि है। 3 चीजें हो गई, मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि। चौथा, हमने जन्म यही लिया है, इससे ये हमारी जन्मभूमि है, और हम योग्यता प्राप्त करके अपना कर्म भी इसी देश को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी कर्मभूमि है। तो 5 शर्तें हैं जो हमारे संबंध में भारत के साथ पूरी हो रही हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पैतृक भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है, ये हमारी ऐसी ऐसी भूमि है। तो ये हमारी जो ऐसी ऐसी भूमि है, ऐसी ऐसी भूमि होने से ये हमारी भूमि है। लेकिन वीर विनायक दामोदर सावरकर यहाँ एक शर्त लगाते हैं कि अगर छठी शर्त पूरी नहीं हो तो ये पहली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। छठी शर्त क्या है? तो वो कहते हैं कि जिसकी ये ऐसी ऐसी भूमि है उसकी पुण्य भूमि भी होनी चाहिए। अगर ये उसकी पुण्य भूमि नहीं है तो मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि होना खारिज हो जाएगा। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? कि वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज, अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप उसी भूमि पर करता हो, उसी भूमि पर करना यथेष्ट मानता हो, तो उसे उसकी पुण्य भूमि कहा जाएगा। जैसे हिंदू लोगों का सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है उनका यज्ञ, उनका हवन, वो जो अपना यज्ञ हवन करते हैं वो यज्ञ हवन इसी भूमि पर करते हैं, तो इसी भूमि पर करने से ये उनकी पुण्य भूमि सिद्ध होती है। हिंदू चाहे जितना बिगड़ गया हो, जितना अपनी परंपराओं से दूर चला गया हो, लेकिन आज तक भी उसने अपना यज्ञ करना इस भूमि पर बंद नहीं किया है। वो आज भी इसी भूमि पर अपना यज्ञ हवन करता है, इसलिए ये उसकी पुण्य भूमि है, ये उसकी पुण्य भूमि है, साबित होती है। अब ये सिद्ध हो गई कि हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पैतृक भूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि और पुण्य भूमि है। लेकिन क्या मुसलमानों और ईसाइयों के साथ भी ये सिद्ध होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व बिना मुसलमानों के पूरा नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या मुसलमानों के संबंध में ये 6 की 6 शर्तें पूरी होती हैं। बिल्कुल जांच करके परखेंगे और परख के जानेंगे कि क्या उनके संबंध में ये 6 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त कि उनकी माएं सृष्टि के आदिकाल तक यहीं पैदा हुई हो, तो ये तो हुई है, पक्का है, क्योंकि मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के व्यक्ति को कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो पहली बात साबित हो गई कि उनकी भी मातृभूमि है। पितृभूमि बिल्कुल है, क्योंकि उनके पिता सृष्टि के आदिकाल तक यहीं पैदा होते चले आए हैं, वो यहीं के कन्वर्टेड औलाद हैं, इसलिए ये उनकी पितृभूमि है। मातृभूमि है, पितृभूमि है और पैतृक भूमि भी है। 3 बातें हो गई।
चौथा जन्म लिया है यहीं, तो ये उनकी जन्मभूमि भी है। और यहाँ जन्म लेकर योग्यता प्राप्त करके यहीं इसी देश की जमीन पर वो पंचर भी जोड़ रहे हैं, मतलब अपने अपने काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय हैं उनके व्यापार हैं वो व्यापार चला रहे हैं। तो जो व्यापार यहाँ कर रहे हैं तो कर्म भी इसी देश को समर्पित कर रहे हैं, तो कर्म भूमि है। पांचों चीजें साबित हो गई मुसलमान के संबंध में भी और ईसाई के संबंध में भी, क्योंकि ये दोनों कन्वर्टेड हैं। अब अगली आती है छठी शर्त, जो वीर सावरकर कहते हैं कि छठी शर्त के बिना पहली तीनों शर्तें खारिज हो जाएंगी। क्या ये उनकी पुण्य भूमि है? क्या मुसलमान अपना यज्ञ, जिसे आजकल वो हज कहने लगा है, क्या अपना यज्ञ वो इसी भूमि पर करता है? तो नहीं करता। कहाँ करता है? वो अपना यज्ञ करने मक्का और मदीना जाता है। अगर वो अपना यज्ञ करने मक्का और मदीना जाता है, इसका मतलब वो अपनी पुण्य भूमि भारत को नहीं मानता है, और वो अपनी पुण्य भूमि मानता है मक्का और मदीना को। और जो अपनी पुण्य भूमि मक्का और मदीना को मानता है, इसका सीधा मतलब है कि वो भारत को अपनी मातृभूमि पितृभूमि नहीं मानता है, और जिसकी मातृभूमि पितृभूमि नहीं है उसकी पैतृक भूमि नहीं है। तो मुसलमान और ईसाइयों के संबंध में पुण्य भूमि नहीं हो रही है, तो पुण्य भूमि नहीं होने से मातृभूमि पितृभूमि और पैतृक भूमि भी नहीं रह रही है, ये गई। और अगर ऐसी नहीं है तो ये उनकी भूमि नहीं है, रत्ती भर नहीं है, क्षण भर नहीं है, कण भर नहीं है, इंच भर नहीं है, मैं तो देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी है, ये इन 100 करोड़ हिंदुओं की साझा भूमि है, और इसमें किसी और का कोई अधिकार नहीं, रत्ती भर नहीं, एक कण नहीं, एक क्षण नहीं। क्यों? साबित नहीं होता है। तुम्हारी मातृभूमि नहीं है, पितृभूमि नहीं है, पैतृक भूमि नहीं है, पुण्य भूमि नहीं है। अगर पुण्य भूमि होती तो तुम अपने क्रियाकलाप इसी भूमि पर कर रहे होते, लेकिन तुम अपने क्रियाकलाप इस भूमि पर नहीं करते हो। इसलिए बंधुओं, ये तुम्हारी पुण्य भूमि नहीं है, जिनकी पुण्य भूमि है ये उन्हीं की भूमि है। तो ये भूमि केवल और केवल इन 100 करोड़ हिंदुओं की साझा भूमि है, किसी और की बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर नहीं है। अब आगे समस्या यह आती है कि अगर ये हमारी मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि कर्म भूमि और जन्मभूमि है, तो फिर इस देश की रक्षा कौन करेगा? क्या चाइना से बुलाएं या मंगल ग्रह से बुलाएं देश की रक्षा करने के लिए? और अगर देश की रक्षा हमें ही करनी है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे देश की स्थिति कैसी है। आओ आपको भारत दर्शन पर लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि आज इस भारत की दशा क्या है। देखो, पिछले 80 साल में इस देश में, 90 साल में इस देश में, जब से इलेक्शन होने शुरू हुए, मैं तो आजादी से भी पहले की बात करता हूं, जब रानी विक्टोरिया आदि ने इस देश में इलेक्शन को अनुमति दे दी थी, उस समय की बात करता हूं। जब इस देश में इलेक्शन होने लगे और भारत में सरकार बनने लगी, गुलाम रहते रहते सरकार बनने लगी, तब से लेकर आज तक की बात करता हूं। इन सारे कालों में इस देश में विकास नहीं हुआ, ये कह देना निहायत मूर्खता की बात होगी। कुछ नहीं हुआ ये मैं कह दूं तो ये मैं उन सारे लोगों के पुरुषार्थ को मिट्टी में मिला रहा हूं जिन्होंने गत सालों में पुरुषार्थ किया है। तो पुरुषार्थ तो किया गया है, देश में काम किया गया है, देश ने उन्नति की है। हम झोपड़ियों से निकलकर बड़े बड़े महलों में आए हैं, हमने बहुमंजिला इमारतें तैयार की हैं, हमने कारें तैयार की हैं, हमने प्लेन बनाए हैं, हमने सुदूर अंतरिक्ष में अपने यान भेजे हैं। उन्नति हमने की है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या इस उन्नति के साथ साथ हम बीमारी को देखना बंद कर दें? क्या हम ये देखना बंद कर दें कि शरीर में बीमारी कितनी है? मान लीजिए मेरे पास बहुत सोना है, मेरे शरीर पर आभूषण ही आभूषण है, मान लीजिए मेरे हाथ बहुत मजबूत हैं, पैर बहुत मजबूत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि मेरा लीवर खराब है, तो क्या मैं लीवर में जो बीमारी आ गई है उस बीमारी की ओर देखना बंद कर दूं? क्या उस बीमारी की औषधि करना बंद कर दूं? क्या उस बीमारी के बारे में बात करना बंद कर दूं? तो नहीं कर सकते। हमें उस बीमारी को भी देखना पड़ेगा, हमें उसकी भी औषधि करनी पड़ेगी। अगर हमने उसकी औषधि नहीं की तो हमें भयानक परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए आओ बंधुओं, क्योंकि अच्छा सब कुछ हो रहा है और वो सबको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको उस और आपके नजर ले जाना चाहता हूं जिस और हमारी नजर सामान्यतः जाती नहीं है। आइए आपको दिखाता हूं कि देश की वर्तमान दशा क्या है। देश कब आजाद हुआ? सोचिए, देश कब आजाद हुआ? आपने खूब सुना है कि देश आजाद था 1947 में, लेकिन अंग्रेज देश को छोड़कर कब गए? क्या 1947 में गए? नहीं, अंग्रेज तो लगभग आप मान के चलिए 1 साल पहले इस देश को छोड़कर जा चुके थे। क्यों जा चुके थे? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की दुर्गति हो चुकी थी। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उठाकर आप पढ़ेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है वो अच्छी तरह जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी अडोल्फ हिटलर ने पहुंचाई। अडोल्फ हिटलर ने इस इंग्लैंड को लगभग
नेस्तो नाबूद कर दिया था, लगभग तबाहो गारत कर दिया था। इंग्लैंड के पास कुछ बचा नहीं था कुछ करने के लिए। इंग्लैंड की स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी कि इंग्लैंड अपनी रक्षा करना, इंग्लैंड के बूते की बात नहीं रह गई थी, और इंग्लैंड को लग रहा था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बड़ी हानि हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में वो अपने उपनिवेशों को अपने कब्जे में रख पा रहा था। 1944 और 45 में जब इंग्लैंड की रीढ़ लगभग टूट चुकी थी, उसी समय इंग्लैंड ये निर्णय कर चुका था कि उसे भारत को छोड़ना पड़ेगा। 46 आते आते इंग्लैंड ये निर्णय कर चुका और उसने भारत से जाना शुरू कर दिया। कितने अंग्रेज थे? मुश्किल से 20,000 तक इस देश में अंग्रेज थे, इससे ज्यादा अंग्रेज नहीं थे। सारे इतिहासकारों का आकलन मैंने आपको बता दिया। अंग्रेज चले गए 1946 में, और 1946 में जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों ने यहाँ अपने कुछ नुमाइंदे छोड़ दिए ताकि देश का आगे के भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके। और जब देश के भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही थी बंधुओं, तो उसी समय इस देश में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नाम था कैबिनेट मिशन। ये सीनेट से आया था, इंग्लैंड के सीनेट से, और इस कैबिनेट मिशन ने आकर इस देश में भविष्य की क्या योजनाएं होंगी उस पर चर्चा की। इस देश के सारे छोटे बड़े नेता उसमें शामिल थे, और इन्हीं नेताओं के बीच में एक नेता रहे, बाद में मुस्लिम लीग के नेता रहे। इस देश में मुसलमानों के बड़े पैरोकार थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस भरी मीटिंग में पेपर वेट उठाकर कहा था, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरी नमाज अलग, अजान अलग, किताब अलग, अल्लाह अलग, खुदा अलग, खुदाई अलग। मुझे इस पेपर वेट के बराबर जमीन दो, मैं सारे मुसलमान लेकर इतनी सी जमीन में रहूंगा, लेकिन मैं काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। उसने साफ साफ मना कर दिया और उसने कहा, मुझे अलग देश चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। उस समय कुछ देशभक्त नेताओं ने इस देश में खड़े होकर कहा कि हम देश का विभाजन नहीं होने देंगे, हम देश को बंटने नहीं देंगे, हम देश के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। और तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यदि आपने मेरी बात सीधे तौर पर नहीं मानी तो मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। और जब नहीं मानी गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। डायरेक्ट एक्शन किसे कहते हैं? खुद जिन्ना की भाषा में सुनिए, अराजनीतिक, असामाजिक, हिंसक मारकाट, इसका नाम है डायरेक्ट एक्शन। उसने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की और अमली जामा पहनाया बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री, जिनका नाम था सोहरावर्दी। उसने बंगाल में एक जगह थी नोआखाली, नोआखाली में 1 महीने तक, 1 महीना पहले कोशिश शुरू कर दी गई और मुसलमानों ने घोषणा की कि हम एक आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए उन्होंने लोगों से चंदा काटना शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, जब ये चंदा काटा गया तो ये चंदा हिंदुओं के घरों से भी काटा गया। हिंदू जो नौकरी कर रहे थे उन्होंने इसमें पैसा दिया, दुकानदारों ने पैसा दिया, व्यापारियों ने पैसा दिया, और इस पैसे से हथियार खरीदे गए, धारदार हथियार खरीदे गए, बंदूकें खरीदी गई, बड़े बड़े पिस्टल खरीदे गए, और वो सब हथियार खरीदे गए जिनसे पूरी सभ्यता को बर्बाद करने के लिए काम किया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बड़े गौरव से हम इस दिन को मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन इससे ठीक 1 साल पहले जाइए, 16 अगस्त 1946, रात में हिंदू चैन से सोया हुआ था। हिंदू को कुछ पता नहीं था, क्योंकि हिंदू एक काम बड़े आराम से करता है, सोने का काम। ये सोता बड़े मजे में है, बहुत आराम से सोता है, और ये उस दिन भी सोया हुआ था। रात में 1 बजे हिंदू सोया हुआ था। उस समय रात में 1 बजे मुसलमानों ने उठकर सोते हुए हिंदुओं पर हमला कर दिया। हमला इतना भयंकर था कि इन सोते हुए हिंदुओं को काट डाला गया। लगभग 95% हिंदुओं को उस इलाके में तलवार के घाट उतार दिया गया। उन्हें सोते सोते नींद में मार डाला गया। बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, महिलाओं की थोड़ा सा नेटवर्क हमने बताया था कि आज उनका वीक है। अवध बिहारी तिवारी जी की भाभी जी को सादर नमस्ते। वो बड़े तल्लीनता के साथ बराबर में सुनती हैं। सम्मानीय रवि सूर्यन जी, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके पास में आज, और कुछ पलों के बाद वो आपके बीच में होंगे।
नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी आ गई है। अवध बिहारी तिवारी जी, भाभी जी कैसा लग रहा कार्यक्रम? पैसे प्रीति से सुने। भाभी जी आप ही बोलिए, तिवारी जी। हाँ आ गए आ गए। आवाज आ रही है मेरी लखनलाल जी? हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण टूट गया कनेक्शन। नेटवर्क से हो जाता है जी। रात में उन्होंने हमला कर दिया और हमले की स्थिति ये थी कि आज जिन 2 मंजिला इमारतों में आप रहते हैं, उन 2 मंजिला इमारतों में जितनी बड़ी बड़ी 2 मंजिलें होती हैं, इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे। अच्छा, आप सोच सकते हैं कूड़े ढेर किस चीज के होंगे? 12 साल की बच्चियों से लेकर 72 साल तक की स्त्रियों के स्तन काट दिए गए और उन स्तनों से ये ढेर बनाए गए। आज भी सड़क पर पड़ी हुई वो लाशें, कूड़े के उन ढेरों में कटे हुए पैर, गर्दनें, चीरे गए पेट और पड़ी हुई लाशें, सड़ती हुई लाशें, आज भी उनके चित्र विकिपीडिया पर मौजूद हैं। आप चाहें तो विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, आपको वो सारी लाशें, आपको वो भयंकर नोआखाली की वो रात, जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे डायरेक्ट एक्शन के डे के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में इतना भयंकर नरसंहार इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मानवता तार तार हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई और हिंदू पूरी तरह कत्ल और बर्बाद कर दिया गया नोआखाली के उस इलाके से। बच्चे 5% हिंदू। इन्होंने सोचा कि परिवार गया, सब गया, बचाई कुछ नहीं है, क्यों ना उठकर विरोध किया जाए। और जब वो ये सोच ही रहे थे, अपने मन में ये विचार ला ही रहे थे, किया नहीं था, तभी इस देश के एक पिताजी रहते थे जिन्हें लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं। वो गांधी जी अपनी जगह से उड़े और उड़कर नोआखाली पहुंच गए और उन्होंने उन हिंदुओं से जाकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई हैं, इन पर हाथ उठाना मुझ पर हाथ उठाने के बराबर है, तुम इन पर हाथ मत उठाना। और याद रखना, गांधी जी वैसे ही गुरुजी थे जैसे आजकल के गुरुजी होते हैं। आजकल भी बहुत सारे गुरुजी होते हैं ना, जिन्हें बाबा कहते हैं। बहुत सारे बाबा हैं इस देश में। ये बाबा जब गुजरात में पैदा होते हैं तो बापू कहलाते हैं, जैसे आसाराम बापू, चिन्मयानंद बापू, मुरारी बापू, ऐसा ही था महात्मा गांधी बापू। ये बापू जो गुजरात में होता है वो बापू होता है और बाकी देश में जो पैदा होता है वो बाबा होता है। लेकिन असल बात ये है, ये जितने बापू हैं ये इन सारे बाबाओं के बापू हैं। और ये जो बापू हैं ये वहां पहुंचे, इन्होंने कहा कि तुम मेरे गुरुडम में रहते हो भैया, ये पट्टी बांधे रखो और जो मैं कह रहा हूं उस बात को चुपचाप सुनो। हमने उसकी पट्टी को अपनी आंखों पर बांधे रखा और हमने खोल कर नहीं देखा कि किस तरह इस देश को बर्बाद कर दिया गया। हम लोग चुप बैठे रहे और कटते रहे। जब कट रहे थे तो उस समय जब पूरा देश नपुंसक होकर, कायर होकर इन परिस्थितियों को देख रहा था, तो उन परिस्थितियों में जिन्हें आज आप बहुत हीन भावना से देखते हो ना, जिनको आदमी हो और दूसरों को बड़ा छोटा करके देखते हो, जिन्हें आज बिहारी कहते हो, बिहारी कितना बिहारी कहते हो, जिन्हें पूरे देश में से लेकर पांव तक ओढ़ दिया, तब इन बिहारी कहलाने वाले लोगों ने छपरा में अपनी माँ, अपनी बहनों के लिए जिनका 9 हजारों किलोमीटर दूर मैं प्रणाम करता हूँ छपरा की उस भूमि को, मैं प्रणाम करता हूँ बिहार की इस भूमि को, मैं प्रणाम करता हूँ वीरों को जिन्होंने उस काल में इस कायरता को छोड़कर, इस नपुंसकता को छोड़कर वहां उचित जवाब दिया। वो उठे, खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया। लेकिन तभी पिताजी के पास तो, बापू के पास जहाज था, आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी पूरी साफ नहीं आ पा रही है लोगों तक। भरद्वाज जी आवाज बहुत ही कट रही है आपकी जी। जाने यहाँ तो ठीक दिखा रहा है, लगभग 90 kbps की स्पीड दिखा रहा है, तो इतनी बार तो नहीं कटनी चाहिए। अभी भी कट रही है? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये महात्मा गांधी छपरा आ गए और छपरा आकर भी इन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि आप हमला नहीं करना, और इस तरह पूरे देश में साल भर तक कत्ल वगारत चलता रहा। हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ और 1947 का वो पार्टीशन आपको याद है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए, उस तरह किस तरह जमीन को रक्त से लाल कर दिया गया और लाशों से पूरे क्षेत्र को पाट दिया गया। इस तरह इस देश में रहने वाले 7 करोड़ मुसलमानों में से
4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए और बचे केवल 3 करोड़ मुसलमान। गांधी जी ने 3 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान जाने नहीं दिया, और वही 3 करोड़ मुसलमान आज देश में बढ़कर 40 करोड़ हो गए। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है, जरूर सुनिएगा प्रश्न को और अपने मन में उत्तर का आकलन भी कीजिएगा। आज जो लोग इस देश में रह गए थे 3 करोड़ मुसलमान, जो आज बढ़कर 40 करोड़ हो गए, उनका क्या बदल गया? क्या उनकी भाषा बदल गई? क्या उनका रहन सहन बदल गया? क्या उनका आचार विचार बदल गया? क्या उनकी नमाज बदल गई? क्या अजान बदल गया? क्या बदला उनका? क्या आज भी बीमार था? आता जी बिल्कुल, आता जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है जी। नरोला जी बताइए, आप नरोला जी आवाज आ रही है आपको? नरोला जी बस बहुत कम आ रही है, कट कट के आ रही है बीच में ना। हाँ हाँ। मुनि जी आपको? मुनि जी माइक खोल के बताइए, हाथ हिला के नहीं। पूरी स्पष्ट नहीं है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही ना। यहाँ थोड़ा और दूसरे को बुला लीजिए, आप उनको परेशानी हो रही है थोड़ी। चलिए कोई बात नहीं, मैं हमारे हाँ। जी जी सही कहा आपने। और वो निवेदन कर लीजिए उनसे। और चलिए वो जब नेटवर्क में आ जाएंगे, ठीक नेटवर्क हो जाएगा तो सुन लेंगे हम और आप। थोड़ा सा दिक्कत अभी लगातार जो है, आप योगेश भारद्वाज जी को पिछले 5 दिनों से सुन रहे हैं। हाँ आ गए हैं भारद्वाज जी, सब संभवतः कुछ जी। योगेश जी आवाज आ रही है? नहीं। आवाज आ रही? हाँ जी नहीं आ रही है आवाज? हाँ आवाज नहीं आ आ रही रही है? है, जी बिल्कुल दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। राकेश कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राकेश कुमार जी जी आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिए, ऐसा है कि अब आपकी आवाज हमें आने लगी है। और कल 30 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक आप लगातार डॉक्टर राकेश कुमार आरजी इतिहासकार को सुनेंगे। तो अब चाहते हैं कि आप आए, और क्योंकि समय भी हो चुका है, 8:45 बज गए हैं, 10-5 मिनट का समय और था, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती। राकेश कुमार जी आइए, थोड़ा सा आप बोलिए। राकेश कुमार जी जी भाई साहब, जी आइए, बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही जी। सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रद्धा और सम्मान के योग्य साथियों, बहुत ही अच्छा विषय आज का लिया गया है। राष्ट्र की परिभाषा तक बात कुछ समझ में आ रही थी। आदरणीय लखनलाल आर्य जी का ये प्रयास बहुत सार्थक है, और हमें आशा करनी चाहिए कि इसके सार्थक ही परिणाम भी निकलेंगे। चर्चाओं का क्रम बने रहना चाहिए, और ये वेबिनार नहीं, मेरे दृष्टिकोण से ये उपनिषद हैं, जहां पर ऋषि मंडल बैठता है और मथ करके कोई नई चीज निकाल करके लाता है। ये भारत की परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। बैठो, मथो, मंथन करो, चिंतन करो, मनन करो, और कोई निष्कर्ष निकालो, और उस निष्कर्ष को सर्वस्वीकृत सिद्धांत के रूप में स्थापित। माइक खोलिए आप। राष्ट्र के पास यदि अपनी भूमि भी ना हो तो भी राष्ट्र राष्ट्र रह, और कैसे यहूदियों ने बहुत लंबे काल तक अपना राष्ट्र राष्ट्र बना करके रखा, और उस समय रखा जब उनके पास अपनी भूमि नहीं थी। जब हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देता है तो उसको कहा जाता है कि आज राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की या गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर
तो वह किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो संबोधन पूरे भूमंडल पर जहां जहां तक भारतीय लोग रहते हैं वहां वहां तक के लिए होता है। यदि कहीं पर भी हमारा कोई राजदूत है या हमारा कोई भी आदमी किसी भी देश में रह रहा है, तो वो उस दिन एक आत्मिक भाव से, एक अमूर्त भावना से हम सब से लगाव महसूस करता है, हमसे जुड़ा हुआ होता है। उस दिन वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति को वहां बैठा हुआ सुनता है। वहां बैठ करके जब वो सुन रहा होता है तो वो भी राष्ट्र बन जाता है, वो भी राष्ट्र के साथ जुड़ करके अपनी अमूर्त भावनाओं को जोड़ करके राष्ट्र के साथ साकार हो उठता है। तो राष्ट्र के लिए विद्वानों की मान्यता रही है कि यह एक अमूर्त भावना है, एक ऐसी चेतना है जो हमको सामूहिक रूप से जोड़ने का कार्य करती है। हमारी सामूहिक चेतना का नाम राष्ट्र है। ऐसा एक अमूर्त भावना जो दिखाई नहीं देती है परंतु हमको जोड़े रखने का काम करती है। ये जो राष्ट्र की परिभाषा में भूमि निश्चित रूप से है एक तत्व, लेकिन भूमि देश की सीमाओं की निर्धारण करती है, परंतु उससे भी अलग जो भूमि ना होते हुए भी राष्ट्र की परिभाषा यहाँ पर लागू होती है, वो ये है कि वो अमूर्त भावना के रूप में हम सबको एक साथ ला करके बैठाने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति उत्कृष्टतम भाव, ये सारे के सारे जो जिनके आधार पर हमारे लोग या आज भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो किसी अमूर्त चेतना शक्ति से भी बंधे हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसी जैसे कोई माला बनाई जाती है और माला के भीतर एक धागा जो होता है, उस धागे के रूप में वो हम सबके बीच में काम करता है। तो राष्ट्र के उनके बारे में भी एक साथ विचार आज के ही इस सेमिनार में होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी समस्या में सूक्ष्म रूप से षड्यंत्र के माध्यम से इस देश में फैलाई गई है जहर के रूप में, और जातिवाद को फैला करके में लगी हुई शक्तियां, जो चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो दूसरी पावर्स हैं, विदेशी पावर्स जो हमारी दुनिया की जो ताकतें हैं वो हैं, चाहे इस देश के भीतर रहने वाले ईसाई और मुसलमान हैं, चाहे कांग्रेसी पत्रकार समाचार पत्रकार हों, चाहे इतिहासकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे चिंतक हों, कहने के लिए तो देश के संविधान ने यह कहा कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। परंतु जब आरक्षण दिया जाता है कि एक प्रकार का लोगों के बीच में ही नागरिक और नागरिक के मध्य विभेद पैदा करने की एक तरकीब है जो राजनीतिक है, और उस राजनीतिक तरकीब का, युक्ति का राजनीतिक लोग लाभ उठाते हैं, जिससे देश की शक्ति कमजोर होती है। माना कि जो लोग पीछे रह गए थे किसी भी कारण से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो किसी भी कारण से पीछे रह गए, उनको आगे लाने का एक अच्छा रास्ता आरक्षण बनाया गया। लेकिन आरक्षण को जाति के आधार पर देना ये देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका आधार सांप्रदाय जातिगत ना हो करके आर्थिक का आधार होना चाहिए। सबसे जिनके पास में एक समय की 2 जून की रोटी तो छोटी की रोटी भी नहीं होती है, उस देश के सामने आप जाति के आधार पर आरक्षण देंगे और एक समस्या राष्ट्र के लिए खड़ी करेंगे, समाज के लिए खड़ी करेंगे, तो इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। जो
एकात्म मानववाद की बात कही जाती है और अंत्योदयवाद की बात की जाती है, उसमें जो विकास में सबसे पीछे की तरफ खड़ा है उसको आगे लाना सरकार का भी, देश के लोगों का भी दायित्व है। तो उनमें से हम कितनों को पकड़ करके आगे लाने में सक्षम हुए हैं? जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो वोट का अधिकार देने की अपनी पावर को तक को नहीं जानते, जो किसी भी तरीके से मानव जीवन जीने तक के लिए अपने कर रहे हैं, इसी तरीके से जीते रहे, कितने दिन जी लें, बस केवल सामने समस्या ये है, वो लोग न जाति से बंधे, न संप्रदाय से बंधे, न क्षेत्र से बंधे, न भाषा से बंधे, उन्हें कुछ पता नहीं। उन लोगों को उभारने का हमने कितना प्रयास किया। तो ये सबसे बड़ी समस्या जाति हमारे देश में, इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो ये है कि हिंदू समाज की शक्ति को कमजोर किया जाए। और ये जो ये आई है मुसलमानी काल से, खास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के समय से। जाति के आधार पर आरक्षण, जाति के आधार पर जनगणना, जाति के आधार पर जनगणना 1881 में सबसे पहली बार हुई, 1931 में ये अंतिम बार हुई, 41 में भी हुई, लेकिन 41 में इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। कुल मिलाकर के ये एक जहर के रूप में हमारे भीतर काम कर रही है, जिस पर हमें समय रहते सावधान होना चाहिए। इसी तरीके से एक और खतरनाक प्रवृत्ति हमारे भीतर होती है जो राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करती है, बाधित करती है। मैं एक सुरंग में घुस रहा हूँ, आधा मिनट लगेगी, इसमें शायद आप लोगों को आवाज नहीं आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप सुरंग में प्रवेश करिए, कल मुलाकात करते हैं। कल आपको सुनते जब सुरंग से आप बाहर निकल आएंगे। चलिए नरोला जी आइए, भोगी प्रसाद जी म्यांमार। नरोला जी मैं अगर 2 मिनट मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। हाँ बात करिए। हाँ करिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, निवेदन मेरा ये था कि दूसरी जो बीमारी हमारे देश में है वो सांप्रदायिकता की है। और सांप्रदायिकता से देश का एक बार नहीं कई बार बंटवारा हो चुका है। आज फिर वही सांप्रदायिक ताकतें उसी आधार पर फिर खड़ी होती जा रही हैं। तीसरी समस्या जो आती है देश में वो है राजनीतिक सांप्रदायिकता की। हमको दलों में बांट करके लोग भी आजकल, कोई कहता अपने आप को सपाई, कोई कहता बसपाई, कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी। जिस तरीके से सांप्रदायिकता इस देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है, उसी तरीके से ये बीमारी भी बहुत तेजी से फैल रही है। कुल मिलाकर के, क्योंकि समय की मर्यादा का मुझे है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। शिक्षा, भुखमरी आदि आदि, बेरोजगारी भी है उनमें। तो ये समस्याएं जो आज देश के सामने, राष्ट्र के सामने मुंह आई खड़ी हैं, इनके लिए हम सब सामूहिक चेतना के साथ जुड़ करके सामूहिक प्रयास करें तो इनके समाधान खोजे जा सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इतनी देर सुना, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगातार कल मतलब 30 तारीख से आप 3 नवंबर तक लगातार डॉक्टर श्रद्धेय राकेश कुमार जी जो 65 पुस्तकें आपने लिखी हैं, इंडिया बुक में आपकी पुस्तकें दर्ज हैं। अभी मैं सत्यार्थ प्रकाश विमर्श पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है उस पुस्तक में। 65वीं पुस्तक जो आपने लिखी सत्यार्थ प्रकाश विमर्श, काफी अच्छी पुस्तक है। भोगी प्रसाद जी म्यांमार, भोगी प्रसाद जी म्यांमार, भोगी प्रसाद जी, युद्धवीर जी वीडियो खोल लीजिए, युद्धवीर जी। चलिए माता चंद्रकांता जी, काफी दिनों से आपको नहीं सुना है, पहले माता शक्ति को आइए जी। चंद्रकांता जी क्या के बोलूंगा तो 10 मिनट। प्रिय वीर लखनलाल जी तथा आज के मुख्य वक्ता आचार्य योगेश जी और मेरे भाई भ्राता अनिल जी, आदरणीय शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी तथा अन्य मेरी प्यारी बहनें तथा श्रोतागण, आप सभी को मेरा यथा योग्य नमन। बड़ा रोचक, आश्चर्यजनक विषय आज लिया गया जिसमें भारत की दुर्दशा को अच्छी तरह से दिखाया गया और ये भी बताया गया
कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र केवल ईंट पत्थर और चट्टानों का नाम नहीं है। जैसे घर दीवारों से नहीं बनता, गृहिणी से और पति पत्नी से और बच्चों से घर बनता है, इसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी 4 चीजों की अति आवश्यकता है। और बड़ा खोलकर बताया और विस्तृत रूप से। जब वो दर्दनाक स्थिति पर आए तो उनका नेटवर्क खत्म हो गया, तो वो हमारे लिए सुनने के लिए बड़ा हम ललायित थे। बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन दिया कि कैसे ये अत्याचारी को हमने, हमारे हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया। और करते आए हैं सदा से, उनका तो ये नियम है, क्योंकि उनको तो जिहाद से ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। चलो, ये उनकी अपनी सभ्यता, उनके अपनी सोच और उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन हम हिंदुओं को भी जागृत होकर, वीर बनकर, कायरता का लबादा उतार कर हमें भी वीरता का परिचय देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव देवदयानंद जी ने क्रांतिकारी दल बनाया, उनके पीछे चले लोग सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर, तो हमें भी उस कालजयी सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करके वैदिक धर्म वेदों के अनुसार अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक देश के अंदर छात्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति दोनों संगठित और शक्तिशाली नहीं होगी तो देश कभी उन्नत नहीं हो सकता। वेद का समय नहीं है, नहीं तो मैं एक वेद के मंत्र का उदाहरण देकर आपके सामने रखती कि कैसे ये छात्र शक्ति और हमारी ब्रह्म शक्ति जो है वो हमारे देश को कितना शक्तिशाली बना सकती है। कल। और विशेषकर हमारे राकेश जी ने तो बहुत सुंदर ढंग से बताया। जाति प्रथा, सांप्रदायिकता हमारे देश को दीमक की तरह खाए जा रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो राजनीति के अंदर हैं केवल वोटों के कारण हमें बांटते हैं, हमारे दिलों को बांटते हैं, हमारी संस्कृति को बांटते हैं, विनाश करते हैं। डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, तो मैं आप सबका नमन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ अपने वीर जी का भी कि उन्होंने मुझे समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का आभार। सभी सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी। आज ओम स्वपंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा से आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे मुख्य रूप से आज के मुख्य वक्ता और साथ ही साथ प्रत्येक दिन हमारे सभी सम्मानित आर्य धर्म प्रेमी सज्जनों, माननीय राकेश आर्य जी का और साथ ही साथ आचार्य योगेश भारद्वाज जी, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुओं का विचार बड़ा ही सुंदर रहा और माता चंद्रकांता आर्या जी भी बड़ा ही सुंदर विचार प्रस्तुत कर रही थी। निसंदेह आर्यों का महाकुंभ इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन के प्रत्येक क्षण को और साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक आयाम को, देश धर्म और संस्कृति के लक्ष्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। विशेष रूप से भारत देश की क्या स्थिति है, हमारे देश में जो आवश्यकता होनी चाहिए उस पर कौन सा विचार और कौन सा कर्तव्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा, इन संदर्भ में वर्तमान स्थिति के बारे में भी विचार चल रहा है। और खास करके मेरा जो कहना है कि आज वर्तमान स्थिति में जो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और साथ ही साथ तो पर यदि देखा जाए तो हमारा देश आज बड़ा ही अंतर कलह से गुजर रहा है। विशेष रूप से मतांतरों के चलते तो देश बहुत ज्यादा इस रूप में
विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। और आपकी खास आवाज कट करके रही, आवाज कट रही है आपकी। युद्धवीर जी आप आ जाए। अच्छा, देश की स्थिति जो है, आपकी आवाज कट रही आता जी, बाद में सुन लेगी आपको। युद्धवीर जी आइए। ओम। ओम। सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। अब 3 दिन से हम जो आचार्य जो योगेश जी का जो सुन रहे हैं, वेद कथा में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका जो विषय तीनों दिन बहुत ही रोचक रहा है। और उन्होंने, जैसा कि माता जी बता रही थी, उन्होंने जो हमारे जो देश की जो दुर्दशा, उन्होंने हर प्रकार से उस पर बखूबी प्रकाश डाला, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं। और जैसा कि माता जी ने भी कहा है और आचार्य हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी, जो समझो एक प्रकार से ये जो आज की जो स्थिति है, इसके लिए जो हमारे जो नेतृत्व है कहीं तक वो जिम्मेवार है। और उसे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उदासीन रहे हैं। अब आज देखिए, अब ये इसने केजरीवाल ने जो बयान दिया है, एक भाई नोट के ऊपर लक्ष्मी का और उसका माता लक्ष्मी का और उनका वो होना चाहिए गणेश जी का। और देखिए, उन्होंने दिल्ली के लगभग किसी भी एक स्कूल में ऐसा नहीं होगा जहां उन्होंने मजार की स्थापना ना करवाई हो। वो हरी चद्दर वाली हर स्कूल के अंदर। इतने दोहरे चरित्र के हो गए हमारे जो राजनीतिक जो नेतागण है। और नेता कहने में भी शर्म आती है। नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, लेकिन ये नेतृत्व नहीं, ये तो एक प्रकार से हमारी माता के साथ, अपनी माता के साथ वो दुराचार कर रहे हैं। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदित दुख भागी च सत्यम व्याधितो। पुरुषोत्तम जी, ये बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है। तो मैं तो अब हमारे जो आचार्य राकेश जी का जो आगे आने वाले 3 दिन में आप जो बता रहे हैं, बहुत ही लाभप्रद और कल से मिलेगा। हाँ, आप लोगों को उनका लाभ और मिलेगा। वो आर्ट्स पुरुष कह सकते हैं। और जो आप बता रहे थे भाई सत्यार्थ प्रकाश, वो कौन सा जो उनका जो वो कर रहे हैं, पुस्तक लिखिए सत्यार्थ प्रकाश विमर्श। हाँ, तो हम भी के पास होगी, प्रयास करेंगे हमको भी उपलब्ध हो। जी जी जी। वो तो अभी हम लोग मैं ट्राई करना चाहूंगा। आप सभी को नमस्ते। दिल्ली गए थे तो वहीं से खरीदी थी उन्हीं के पास से जी। आइए। हाँ हाँ, आइए मुनि जी। ओम। ओम। ओम तन्मित्रात्म वर्णः तन्नो भक्ति हरियमः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णु गुरुत्मा। समस्त महान भावों के लिए, मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। आज हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन और आज का 5वां दिन लगातार हमारे सम्मानीय आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी को बड़े ही रोचक और गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन के द्वारा हम लोगों ने उनका श्रवण किया हुआ है। आज क्योंकि थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि वातावरण में ही ऐसी व्यवस्था बन रही है जो जिसमें नेटवर्क खराब चले सबके। किसी कवि ने कहा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय कहाँ है पत्थर है इसमें को स्वदेश से प्यार नहीं। वो वास्तव में हम आज की परिस्थिति को सभी लोग लंबे अंतराल समय से एक ही रोना रो रहे हैं। हमारे यहाँ के देश के नेता भ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, या राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे सम्मानीय योगेश जी ने बात रखना शुरू की थी, वो पूरी चूंकि नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, 5 दिन हम लोगों ने लगातार सुना हुआ और बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि मैं देख रहा हूँ कल से हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी पुनः हमारे आपके बीच में उपस्थित होंगे, जो वास्तव में उन पहलुओं को हमारे बीच में रखने की कोशिश करते हैं जिनको हम भूल चुके हैं और गलत मार्ग पर भटकते चले गए। तो हम उनको बड़े सम्मान के साथ में सुनना चाहेंगे लगातार। और अभी हमारे बीच में जो सम्मानीय शास्त्री जी, डायमंड पॉकेट, माता चंद्रकांता सुरेश कुमार गर्ग जी, डायमंड पॉकेट्स के पास वो पुस्तक मिल जाएगी। डायमंड पॉकेट्स से छप रही है। कल हम स्कूल में जाके पूरा एड्रेस भी आपको दे देंगे उसका। और राकेश कुमार जी कल आएंगे तो कल सारी चीजें और डिटेल मिल जाएगी आपको। डायमंड पॉकेट्स की तरफ से वो छपी हुई है पुस्तक उनकी जी। सत्यार्थ प्रकाश विमर्श मुनि जी के पास रखिए। मुनि जी अभी आप उठा करके दिखा दे सत्यार्थ प्रकाश विमर्श को।
अनिल नरोला जी आइए। हम नहीं लेके आए थे, आप ले आए थे वो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात हम और दूसरे पुस्तकें ले आए थे। ठीक है, आइए नरोला जी। आचार्य योगेश भारद्वाज जी, राकेश आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी, माता बहन चंद्रकांता जी और सभी आयोजनों को सादर प्रणाम। आज बहुत ही क्रांतिकारी और ओजस्वी भाषण चल रहा था योगेश भारद्वाज जी का, जब उन्होंने बताया नोआखाली का बता रहे थे, उसके बाद कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन वाली बात चल रही थी, वाकई बड़ा रोचक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस टाइप की बातें थी जो सभी लोगों को मालूम ही नहीं होती हैं। और डायरेक्ट एक्शन के नाम पर जब कलकत्ता में सब नरसंहार चल रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो इतना जबरदस्त नरसंहार हुआ, उसके बाद एक हिंदू था गोपाल पाठा नाम का, तो गोपाल पाठा ने अपनी उन दिनों में एकदम सेना बनाई, हिंदुओं की और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया उन्होंने। सब जाकर ये कत्लेआम रुका डायरेक्ट एक्शन का, और वो मुसलमान सब दुम दबा के भाग गए। तो उस गोपाल पाठा को भी सबका नमन है कि उन्होंने एक किस्म से हिंदू जाग गया। तो जैसा उन्होंने कहा था योगेश जी ने कि हिंदू सोया हुआ है, और मुझे तो लगता है कि हिंदू आज तक भी सोया हुआ है। ये जरूर है कि पहले सोया हुआ था और आज मीठी नींद में सोया हुआ है। अब भी कोई विशेष बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मामूली से अंतर है। तो हम सबको इच्छा यही होना चाहिए कि हिंदू जागे, ताकि अपनी संस्कृति और राष्ट्र की सीमाओं की भी रक्षा करें और अपनी संस्कृति और उसको बचा सिंह जी, विमलेश जी, धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश कुमार जी आ चुके हैं। मैं भी आपको बता दूंगा सत्यार्थ प्रकाश विमर्श तमाम पुस्तकें आपको कहाँ मिलेंगी। आइए विमलेश जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। श्रीमान आचार्य योगेश भारद्वाज जी का वर्तमान में राष्ट्रीय स्थिति पे आज बड़ा ही ओजस्वी व्याख्यान सुनने को मिला। नेट की वजह से कुछ समस्या रही, जिस वजह से हम लोग उतना लाभान्वित नहीं हो पाए। बाकी सभी ने भी अपने विचार और माता चंद्रकांता जी समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और जानकारी वर्धक ही रहा, साथ ही साथ हमारे अंदर उत्साह और साहस को जगाने वाला रहा। हम लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, लगातार हमको शिक्षा देते हैं कि कैसे हमारी भारत भूमि पे देव और असुरों की स्थिति लगातार बनी रही और देवासुर संग्राम चलते रहे। और परिस्थितियां अभी तो कुछ तब भी ठीक है, लेकिन आने वाले समय में उतनी ठीक नहीं रहेंगी। हमें नई स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसे व्याख्यान और हम लोगों का जो विचार मंथन है, हम लोगों को सदा यही जो है बताते हैं, सीख देते हैं कि हम लोग जो है ज्यादा सोए नहीं, और जो सो रहे हैं उनको जगाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके। ओम शम। डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो सत्यार्थ प्रकाश विमर्श है वो पुस्तक डायमंड पॉकेट के पास है ना, प्रकाशक? डॉक्टर राकेश कुमार जी जी भाई साहब, जो सत्यार्थ प्रकाश विमर्श पुस्तक है आपकी, वो किस प्रकाशक के पास मिलेगी? ये डायमंड पॉकेट बुक्स। हाँ, डायमंड पॉकेट बुक्स के पास में। और लगभग किसी को व्यक्तिगत एक मंगानी है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा उसको। ठीक है जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आइए, शांति पाठ के साथ दो शब्द बोलिए। और कल सभी लोग पुनः, मैं आपको सूचना दे दूं, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को नए विषयों के साथ आप सुनेंगे कल से लेकर के 3 नवंबर तक। आइए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति दया शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति देव शांति धाम शांति रेड्डी शांति स्वामी सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रह्मानंद की जय। मैं श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर के गुरुचंद्र की जय। पंडित राम की जय।
माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन भारत समाज अमर रहे, चलती रहे, झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। महाकुंभ की जय। सभी को प्रणाम, सभी को ज्ञान वशिष्ठ की जय, आर्यों के कुंभ की जय। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं आज, कल भी वो लोग जुड़े हैं। जो लोग पहली बार नमस्ते जुड़े, जी। जो लोग पहली बार जुड़े, अरे 2 मिनट रुकिए आप लोग, 2 मिनट रुकिए थोड़ा सा, कोई बोलता है तो सुन लिया करे थोड़ा सा। कल जो लोग पहली बार जुड़े हैं आज, जिनको लिंक पहली बार मिला है, उनसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम लगातार चलता है, आप लोग जुड़े रहिए। और कल से डॉक्टर राकेश कुमार आर्य को आप लोग सुनेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, लिंक यही रहेगा हमेशा। कुछ लोग आज नए आए हैं, जो योगेश भारद्वाज जी के कहने पे लिंक उन्होंने भेजा था, इस वजह से चलिए आ जाइए सब लोग, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए जी। सादर प्रणाम। लखनलाल जी मातृ शक्ति के लिए तारी माता माता बेटा, नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बहन चंद्रकांता बहन सभी लोग बहुत अच्छा बोलती हैं आप, भजन बड़े प्यारे बोलती है, बहुत सुंदर लगता है, धन्यवाद। अच्छा लगता है बहुत। वेद मस्त प्रचार होकर रथ है बोलती ना रोज, वेद प्रचार रथ है मिला हुआ है ना रोहतक में, अच्छा तो अच्छा, उसमें प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए सभी को सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। हमने सड़कों पर बहुत बोले हैं भजन, बड़े जुलूस निकाले हैं बचपन में। आप जितना काम तो हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आप तो कर रही हैं, ऐसी क्या बात है। चलिए शुभरात्रि। टाइम होता है। सादर हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।